हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बीते कई दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। बढ़ती महंगाई से आम जनता त्रस्त है। उम्मीद सरकार से कि जल्द से जल्द इस बढ़ती महंगाई को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन इस दौरान विपक्षी खेमा सरकार के ऊपर हमलावर है और ये कहा जा रहा है कि आज सरकार इन बढ़ते दामों को नियंत्रित कर पाने में असफल साबित हो रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग। 11वें दिन भी बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल 90 के पार। कई राज्यों में पेट्रोल ने जड़ा शतक। महंगाई की पिच पर पेट्रोल डीजल की बैटिंग जारी है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार 11वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। आज डीजल की कीमत में 33 से 35 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं पेट्रोल की कीमत भी 30 से 31 पैसे तक बढ़ गई। कीमत वृद्धि के बाद दिल्ली में पहली बार पेट्रोल की कीमत 90 रुपए के पार पहुंच चुकी है, तो वहीं कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पेट्रोल की कीमतों ने शतक जड़ दिया। इस वक्त दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 90 रुपए 19 पैसे, जबकि डीजल का दाम 80 रुपए 60 पैसे पहुंच गया। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 62 पैसे और डीजल की कीमत 87 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई। इसी तरह चेन्नई में पेट्रोल 92 रुपए 25 पैसे और डीजल 85 रुपए 63 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल 91 रुपए 41 पैसे और डीजल 84 रुपए 19 पैसे। भोपाल में पेट्रोल 98 रुपए 20 पैसे और डीजल 88 रुपए 84 पैसे। रांची में पेट्रोल 87 रुपए 78 पैसे और डीजल 85 रुपए 22 पैसे। बेंगलुरु में पेट्रोल 93 रुपए 21 पैसे और डीजल 85 रुपए 44 पैसे। पटना में पेट्रोल 92 रुपए 54 पैसे और डीजल 85 रुपए 84 पैसे। चंडीगढ़ में पेट्रोल 86 रुपए 69 पैसे और डीजल 80 रुपए 30 पैसे। लखनऊ में पेट्रोल 88 रुपए 56 पैसे और डीजल 80 रुपए 98 पैसे हो गया। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के झटके के बाद संभल रहे आम लोगों को अब महंगाई एक के बाद एक झटके दे रही है। रोज बढ़ती तेल की कीमतों से आम लोग परेशान हैं। विपक्ष बढ़ते तेल की कीमतों पर अपनी राजनीति कर रहा है और सरकार कीमतों पर मौन है, लेकिन प्रदेश की जनता तेल की बढ़ती कीमतों पर अब खुलकर बोल रही है। ग्राहकों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतें रोज बढ़ रही है। थोड़े थोड़े पैसे करके पेट्रोल 100 तक पहुंच चुका है। एक तरफ जहां वाहन चालकों पर पेट्रोल के बढ़ते दामों की मार पड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ डीजल महंगा होने से घर के सामानों से लेकर रसोई तक के सामानों की कीमतों पर इसका भारी असर पड़ेगा। बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। कहाँ तो 70 रुपए में ले रहे थे जी, 2 लीटर पेट्रोल 140 में ले करते, अब 200 रुपये का डलवाना पड़ रहा है जी। 60-60 रुपए का फर्क पड़ रहा है जी। अब हमारी गैस चूल्हा LPG में कर दिया फर्क जी। अब 1-1.5 महीना में जी 200 रुपये रेट बढ़ना कोई शान बात है जी। कहाँ से लेके आएंगे गरीब आदमी जी इतना पैसा? सर ये तो कहना सरकार की बात ही है, सरकार ही बता सकती है तो कहाँ तक रोकेगी कहाँ तक नहीं रोकेगी। क्योंकि सर सऊदी अरब में भी सर तेल बनता है सर, वहाँ से तो सस्ता ही आता है, इम्पोर्ट तो सस्ता ही होता है सर, एक्सपोर्ट यहाँ पे GST के दायरे में लाना चाहिए। कोरोना काल में लोगों की आमदनी घट गई, लेकिन महंगाई चरम पर पहुंच गई। ऐसे में लोग जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन हर दिन महंगाई की बदलती चाल से आम आदमी बेहाल है। आज कच्चे तेल का बेस प्राइस 63.57 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है, जबकि 2009 से लेकर मई 2014 तक क्रूड की कीमत 70 से लेकर 110 डॉलर प्रति बैरल थी, लेकिन तब भी पेट्रोल की कीमत 55 से 80 रुपए के बीच ही रही। इसका कारण ये था कि उस समय पेट्रोल डीजल पर टैक्स अब के मुकाबले काफी कम थे। घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों से जुड़ी हैं। इसका मतलब है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं, तो रिटेल कीमतें कम होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर बार ऐसा नहीं होता और आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। बात अगर साल 2012 की करें, तो उस दौरान भी कीमतों के रेट 50 रुपए को भी पार नहीं कर पाए थे। 1 जनवरी 2012 को पेट्रोल 65 रुपए 64 पैसे,
डीजल 40 रुपए 91 पैसे था। 24 मई 2012 को पेट्रोल 73 रुपए 18 पैसे, डीजल 40 रुपए 91 पैसे था। 3 जून 2012 को पेट्रोल 71 रुपए 16 पैसे, डीजल 40 रुपए 91 पैसे था। 18 जून 2012 को पेट्रोल 70 रुपए 24 पैसे और डीजल 41 रुपए 29 पैसे था। 29 जून 2012 को पेट्रोल 67 रुपए 78 पैसे और डीजल 41 रुपए 29 पैसे था। 24 जुलाई 2012 को पेट्रोल 68 रुपए 48 पैसे और डीजल 41 रुपए 29 पैसे था। 1 अगस्त 2012 को पेट्रोल 68 रुपए 46 पैसे और डीजल 41 रुपए 32 पैसे था। तो वहीं 15 सितंबर 2012 को पेट्रोल 68 रुपए 46 पैसे और डीजल 46 रुपए 95 पैसे था। एक तरफ तो जनता पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ अब लोगों ने बॉलीवुड सितारों पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया। इन सितारों में अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन शामिल हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2012 में इन सितारों ने बढ़ते पेट्रोल के दामों को लेकर ट्वीट किए थे, लेकिन अब पेट्रोल 100 के पार पहुंच रहा है तो कोई कुछ नहीं कह रहा। अक्षय कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली है और ऐसे में रोड पर तेल भराने के लिए ऐसी लाइन लगी है कि मैं रात में घर भी नहीं पहुंच पा रहा हूं। अक्षय ने दूसरा ट्वीट करते हुए लिखा था, अब लगता है कि साइकिल साफ करके उसे रोड पर चलाने का वक्त आ गया। सूत्रों के मुताबिक फिर से दाम बढ़ने वाले हैं। तो वहीं अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करते हुए लिखा था, पेट्रोल के दाम 7 रुपए 5 पैसे बढ़ गए हैं। पंप अटेंडेंट से पूछा कितने का डालूं? मुंबई के रहने वाले ने कहा 2 से 4 रुपए का, कार के ऊपर स्प्रे कर दे भाई, जलाना है। हालांकि 2018 में अक्षय ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया था, लेकिन अब इन सभी सितारों से सवाल किया जा रहा है कि जब पेट्रोल 50 भी नहीं पहुंचा था तो सभी सितारों ने ट्वीट कर शोर मचाना शुरू कर दिया था। अब जब पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच रहा है तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई। महाराष्ट्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इस मामले को लेकर कहा कि वे ना तो प्रदेश में अक्षय और अमिताभ की शूटिंग होने देंगे और न ही फिल्म को रिलीज होने देंगे। अब नाना पटोले के बयान पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं पर पलटवार किया। विपक्ष की सार्थक भूमिका निभाने में असमर्थ कांग्रेस पार्टी सरकार का विरोध करने के लिए सिने स्टारों की मदद लेना चाहती है और उसके लिए देश का सम्मान अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे सिने स्टारों को धमकाया जा रहा है। यह कांग्रेस के अपंग होने और खोखला होने का परिचायक है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार से माफी मांगनी चाहिए और महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल कोई कुछ बोले या ना बोले, इस बढ़ती महंगाई पर सियासत हो या फिर समाधान हो, लेकिन जनता सरकार से बोल रही है कि पेट्रोल के दामों को कम किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी है और अब इस रिपोर्ट के देखने के बाद जरा सबसे पहले आज का सवाल आपको बता दें। और आज जो कार्यक्रम की शुरुआत में हमने सबसे पहले आपके सामने सवाल रखा है, सवाल ये कि तेल के बढ़ते दामों को रोकने के लिए क्या सरकार को दोबारा से तेल की कीमतों के नियंत्रण को अपने हाथों में ले लेना चाहिए? आप इसको लेकर के यदि आपको लगता है कि वाकई ऐसा होना चाहिए तो हाँ के लिए आपको यस टाइप करना है, ना के लिए आपको नो टाइप करना है और जल्दी से हमें भेज देना है। और इस सवाल का जवाब जो आपके द्वारा दिया जाएगा वो कार्यक्रम के आखिर में हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन अब जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सभी खास मेहमानों से आज आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ अर्थशास्त्री सीए मोहित जैन हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मोहित जी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक योगेश कौशिक जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। योगेश जी बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ कार्यक्रम में है। विजेंद्र जी बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता खालिद चहलका जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। खालिद जी बहुत स्वागत है। और इनेलो से प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी हमारे साथ कार्यक्रम में है। सुखबीर जी बहुत स्वागत है। और किसान नेता दर्शन ढाना जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दर्शन जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
लेकिन मैं जरा जल्दी से शुरुआत करता हूं विजेंद्र नेहरा जी। बढ़ती कीमतें और तेल ने जो आग लगाई है उसमें अब आम लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि जो महंगाई बढ़ रही है सर, उससे आखिर कब तक दो चार होना पड़ेगा? राहत मिलेगी या महंगाई यूं ही बढ़ती रहेगी? देखिए शुभेंदु जी, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल, बताइए। शुभेंदु जी, मैं आंकड़ों के साथ बात करूंगा, तथ्यों के साथ बात करूंगा। मैं जो आंकड़े लेके आया हूँ, महंगाई का आपने जो विषय उठाया है, इसमें आखिरी और महत्वपूर्ण पैमाना हमारा जो महंगाई के विषय में जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें सरकारों के बीच में अगर हम तुलना करें तो इसमें महंगाई दर इस मामले में मोदी सरकार में हमने 2014 में जो खुदरा महंगाई जो दर थी, उस समय जो कांग्रेस सरकार थी, तो वो 7.72 थी शुभेंदु जी, और आज यह दर 2.57% रह गई है। आप देखिए महंगाई की जो दर है, मैं आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करूं तो कितनी कम हुई है। दूसरा, अगर मैं आपसे बात करूं कि कांग्रेस सरकार के समय में और भारतीय जनता पार्टी के समय में, क्योंकि वर्तमान समय में जो सरकार ने तेल की कीमतों को जो प्रोविजन जो किया हुआ है, 2014 में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी शुभेंदु जी, तो इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया था 2014 में, उससे पहले जो तेल की कीमत है उनको सरकार तय करती थी। लेकिन 2014 में कांग्रेस पार्टी ने ये अधिकार पूरी तरह से तेल कंपनियों को दे दिया और भारत सरकार का तेल के जो कीमत है उन पर कोई अधिकार नहीं छोड़ा इन्होंने, और पूरी तरह से तेल कंपनियों का उस पर अधिकार हो गया। आज वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो तेल की जो कंपनियां वो इनका निर्धारण करती हैं, भारत सरकार का इनका नियंत्रण से पूरी तरह से वो हट चुका है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, मोदी सरकार का ये दूसरा कार्यकाल है। अब तो अगर आपको लगता है कि तेल की कीमतें प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में दे दी गई तो सरकार को खुद नियंत्रित करना चाहिए, तो अब तो आप टेक ओवर कर सकते हैं। शुभेंदु जी, देखिए अब ये आपका एक सुझाव है और भारत सरकार भी निश्चित रूप से, क्योंकि सरकार के साथ संवेदना रखती है, तो हर चीज को भारत सरकार देखेगी और सोचेगी, मुझे लगता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए सबसे बड़ी बात है कि पुराने समय में भी हम देखें, आज के समय में महंगाई कम हुई है, उस समय तो गाने भी बनते थे शुभेंदु जी कि सखी सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाया जाता है, यहाँ तक गाने बने थे। और राजस्थान और महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और दोनों जगह आप देखिए, राजस्थान के अंदर 36% लिया जा रहा है टैक्स, महाराष्ट्र में 33% टैक्स लिया जा रहा है। तो आप बताइए, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से मेरा सवाल है कि आप अपने राज्यों में कम करके अपना एग्जाम्पल दीजिए। देखिए मैं उनसे सवाल कर लूंगा, लेकिन आप ये तो बताइए कि राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी? राज्यों के अंदर कम करिए उसको। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा विजेंद्र जी, आम लोग भी देख रहे हैं, आम लोग भी देख रहे हैं विजेंद्र जी, और चाहते हैं कि कोई ठोस यहां पर जवाब मिले। अभी भी महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम हर रोज बढ़ रहे हैं, राहत मिलेगी? सरकार इस पर विचार कर रही है? देखिए जरूर सरकार हर तरह से आम उपभोक्ता को राहत देने का प्रयास हमेशा करती है, सोचती है। और शुभेंदु जी, कोरोना काल की वजह से, इस वैश्विक महामारी की वजह से हर जगह राजस्व की कमी हुई है, जहां से सरकार को जितना राजस्व मिलना था जिस मद में, वो नहीं मिल पाया है। इस कारण निश्चित रूप से बड़ी दिक्कत और परेशानी भी आई है, क्योंकि सरकार को विकास और डेवलपमेंट का काम भी करना है, इसके साथ साथ आम जनता को राहत भी देनी है। तो शुभेंदु जी सरकार को और दूसरा मैं बताना चाहूंगा शुभेंदु जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कि कई कांग्रेस पार्टी, देखिए मैं दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण 85% जो तेल है हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, जो हमारे देश की जरूरत है। लेकिन इसको भी धीरे धीरे लगता है योगेश जी के पास कुछ अच्छे तर्क है। ठीक है विजेंद्र जी, ठीक है, मैं खालिद जी से जवाब लूं, लेकिन उससे पहले योगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। वीरेंद्र जी, मैं आज से सहमत हूँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। महंगाई बिल्कुल भी नहीं है, तेल को 1000 रुपए पे ले जाओ, लेकिन एक गरीब आदमी के पास 1 लाख रुपया हर महीने भेज दो आप। मैं सहमत हूं आपसे, ठीक है। अब इन चीजों को छोड़ देते हैं। आपके पास एक ही मुद्दा रहता है, सिर्फ मुझे सिर्फ ये बता दीजिए 2014 के अंदर, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो एकदम मुझे बता देना मेरे वक्तव्य खत्म होते ही। 2014 में डीजल पे 3.5 रुपए और पेट्रोल पे 7 रुपए एक्साइज ड्यूटी थी। आज के दिन वो एक्साइज ड्यूटी डीजल पे 32 और पेट्रोल पे 33 है या नहीं? हाँ या ना का जवाब दे दीजिए। नहीं, आप अपनी बात पूरी करिए। मैंने कर दी पूरी, आप इसमें हाँ या ना का जवाब दे दीजिए। ये सच है या नहीं? देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आप ये देखिए कि वर्तमान जो ये सच है या नहीं, सिर्फ इसका जवाब दो पहले। दूसरा और सवाल करूंगा बाद में आपसे। आप मेरी बात का तो जवाब सुनिए पूरा। इसका हाँ या ना में जवाब ठीक है, जवाब तो ले लेते हैं, जवाब तो लीजिए पहले विजेंद्र जी, जवाब लीजिए। देखिए वर्तमान समय की जो परिस्थिति है और उस समय की जो परिस्थिति, उसको आप कैसे तुलना कर सकते हैं? हाँ, मोदी जी है तो मुमकिन है, मैं तो मानता हूँ मोदी जी तो ग्रैंड है। तुलना कर सकते हैं आप? अरे आज की और उस समय की जो परिस्थिति है उसको आप तुलना नहीं कर सकते। करो ना। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। पहले आप मेरे हाँ या ना का जवाब देके तुलना करो। अरे आप बात तो सुन लीजिए पहले, आप मेरे मुंह में शब्द थोड़ी डालेंगे। अरे मैं शब्द नहीं डाल रहा, मैं गणित पूछ रहा हूँ। ये मेरा गणित गलत है, सही है?
देखिए मैं आपको, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 1,40,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड कांग्रेस ने अपने समय खरीदे थे। आज 9,000 करोड़ तो प्रतिवर्ष उसका जो ब्याज है वो देने में चला जाता है। तो आप देखिए सरकार के ऊपर सारी लाइबिलिटी है, सारी जिम्मेदारियां जो कांग्रेस छोड़ के गई थी। हाँ, कांग्रेस ने तो बर्बाद कर दिया था देश को, तभी तो आप जीत के आए थे। अब उनको कब तक गालियां दोगे ये तो बता दो। और दूसरा गाली कांग्रेस को दें या किसी और को दें? आप या तो आप बोलिए या फिर नहीं, आप मेरे सवाल से भाग रहे हैं। आप सीधा जवाब दीजिए कि आपकी वजह से ये 27 रुपए महंगे हुए हैं या नहीं है या ना? जनाब मैं ये कह रहा हूँ, अरे 5 रुपए कम भी तो किए थे हमने मार्च में 2020 में। आज के दिन की बात कर रहा हूँ, बहस आज कर रहे हैं हम। आपने तो 50 रुपए कम कर दिए थे। अरे 5 रुपए हमने कम किए हैं मार्च में 2020 में, आपको वो दिखाई नहीं देता क्या? दूसरा और जवाब दे दीजिए। आज तक इस देश में जवाब दे दीजिए। पेट्रोल डीजल पे 5 रुपए के आज तक इस देश में। चलिए एक करके बाकी और मेहमान भी है, ठीक है आज के दिन क्रूड ऑयल योगेश जी 50 या 60 रुपए पर बैरल है। पहले कांग्रेस के खालिद टाइम जी, में 140 गया था। सारा दोष, सारा आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगा दिया जाता है। जवाब दीजिए जरा। पहले तो मैं नेहरा जी के आंकड़ों की और उनकी भक्ति की उनको दाद देना चाहता हूं। जिस तरह के आंकड़े और भक्ति उनकी है तो वो बधाई के पात्र हैं। वो महंगाई दर के आंकड़े पेश कर रहे हैं। वो महंगाई दर के आंकड़ों में मेरा कहना यह है कि देश की हालत बदतर कर दी है उनके आंकड़ों ने। अब रुको भाई, अब बीच में सुनो, क्रॉस मत बोलो, आप सुन लो। तो आंकड़ों के साथ जवाब दे रहा हूं, अब बाद में बोल लेना, सुनो तो सही। विजेंद्र जी ऐसा नहीं है विजेंद्र भाई, ठीक है, एक मिनट ऐसा नहीं है। उसके बाद मैं आपके आंकड़ों की दाद देता हूं, आपकी भक्ति की भी दाद देता हूं। आपके जो आंकड़े हैं इन्होंने देश की हालत बदतर करती है, पूरा देश देख रहा है। मैं आज कल आपके बहुत अजीज और आपके प्रचारक के बयान सुन रहा था। 2014 में बाबा रामदेव जी कहते हैं कि आपको 30-35 लीटर वाला प्रधानमंत्री, 30-35 रुपए में तेल बेचने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, 300-400 रुपए में गैस बेचने वाला प्रधानमंत्री चाहिए कि आपको 70-80 वाला चाहिए। अब उनका एक बयान और आया अभी, उन्होंने कहा कि इतना तो 100 रुपए हो गए, कोई बात नहीं, देशवासियों को इतना तो देश हित में करना चाहिए। ये उनका एक बयान था। दूसरा, आपको जो मीडिया को एक नया नाम मिला शुभेंदु जी, गोदी मीडिया, मैं सुमित अवस्थी जी का सुन रहा था दिन किसी और चैनल के बारे में जिक्र ना करें। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, सुनो, मैं व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं। किसी भी व्यक्ति विशेष की बात कर किसी के बारे में मैं व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं। मैं सुमित अवस्थी जी की बात कर रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप किसी भी चैनल का है, चलिए शख्स का नाम, मैं आपको गोदी मीडिया की बात करता हूं। गोदी मीडिया दिन में ये कह रहा था कि इतना तो ये 30 रुपए का पेट्रोल आप 100 में खरीद रहे हैं तो वो चीजें आपको डेवलपमेंट में मिलती हैं, आपको सारा विकास हो रहा है। 30-40 रुपए का आप टैक्स लगा के पर लीटर 3-4 रुपए में भी आपको तेल मिलता था, इस देश का विकास होता था। विकास होता आ रहा है लगातार। भाजपा ने कुछ नहीं किया। भाजपा ने क्या किया है, जिस देश के नाम पे आपको हिंदुस्तानियों को डराते हैं, हम सबको डराते हैं और डरा के वोट लेना चाहते हैं, वहां हमसे आधे में तेल बेचा जा रहा है, 51-52 रुपए का लीटर है। तो ये चीजें जो हैं, दूसरा 7 साल सरकार को चले हुए हो गए। अगर आज आपके लिए है, अगर आज आप ये कहते हैं कि आपका सारा दोष है तो पहले ये तय कर लीजिए, भाजपा ये बताए कि सरकार कब शुरू होगी, भाजपा की भाजपा का शासन कब शुरू होगा इस देश में। 7 साल हो गए ना भाजपा के शासन को, तो क्या अभी भाजपा का शासन शुरू नहीं हुआ है क्या? कोस करके काम नहीं चल सकता, भाजपा का शासन शुरू नहीं हुआ है क्या? ठीक है, मैं जरा जवाब लूंगा विजेंद्र जी, लेकिन मैं जल्दी से एक रिएक्शन सुखबीर जी से भी ले लेता हूं। सुखबीर जी, बढ़ते दामों को लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं? जल्दी से रिएक्शन, फिर मैं जवाब लूंगा विजेंद्र जी से। देखिए शुभेंदु जी, जिस प्रकार देश और प्रदेश को पता है 23.9 पे जीडीपी चली गई, इससे बड़ी विफलता कुछ नहीं है। जब ये मायने वो पता है, सबको पता है कौशिक साहब, विषय सिर्फ इतना सा है कि इनको देश की और देश की अर्थव्यवस्था, देश की जनता का कोई फिक्र नहीं है। आज जिस प्रकार से तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, निसंदेह तेल की कीमत बढ़ने से फाइनली उपभोक्ता पे हर तरह का महंगाई का बोझ आता है। उस बोझ को कम करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और आज इस देश का गोदी मीडिया जिस प्रकार से चीजों को अलग एक रंग देने में जुटा हुआ है, निसंदेह सामान्य व्यक्ति इस बात से इतना दुखी और इतना परेशान है जिसकी कोई हद नहीं है। इन्होंने देखिए, जितने भी कब तक कोसते रहेंगे? अभी जो बात चल रही थी, भाई 7 साल हो गए ना, आज 7 साल हो गए। कांग्रेस के को कब तक कोस के आप अपना काम चलाते रहोगे? आज 7 साल से आप घास खोद रहे थे। अगर कांग्रेस ने गलत किया था, आपने 6 महीने में क्यों नहीं किया? और दूसरी बात, अगर मैं आपको ध्यान दिलाऊं शुभेंदु जी, 2014 में जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत ज्यादा कम हुई। उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान सारे अखबारों में, सारे मीडिया में आया था
कि ये मेरी किस्मत है। तो आज जब ये 100 रुपए से ऊपर तेल की कीमतें चली गई हैं, तो ये बदकिस्मती मोदी जी की है, भारतीय जनता पार्टी की है, इस देश की है। जवाब दे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ये उन्होंने दिल्ली के चुनाव में प्रचार के दौरान विजेंद्र कहा जी, था। विजेंद्र जी, मैं बताता हूँ शुभेंदु जी, देखिए मैं उसके बाद मोहित जी आपके पास भी आऊंगा, दर्शन जी आपके पास भी आता हूँ। शुभेंदु जी देखिए, एक तो हमारे साथी प्रवक्ता ने जो जीडीपी की बात की, देखिए शुभेंदु जी, क्योंकि मैं तो हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, मैं तो आंकड़ों के साथ तथ्यों के साथ बैठा हूँ, जवानी जवान खर्च नहीं करूंगा। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा जीडीपी की जो उन्होंने बात की, मेरे साथी चेक कर सकते हैं, आजकल ऑनलाइन सब जमाना है, मैं ऑन रिकॉर्ड ये चीज कह रहा हूँ। वर्ष 2009 से 2014 के बीच जो जीडीपी थी औसतन वो 6.7 की दर से बढ़ रही थी। मोदी सरकार में हमारे वर्तमान समय में 2014 से लेकर 2019 के जो बीच की जीडीपी है वो 7.5 की दर से बढ़ी है। मैं ये आंकड़ों के साथ आपको बता रहा हूँ। महंगाई दर का मैंने आपको बताया, जो पहले महंगाई दर 7.72% थी, आज वह दर घटकर महंगाई दर रह गई है 2.57%। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए पहले जो 2014 के अंदर गैस सिलेंडर मिलता था, एलपीजी गैस सिलेंडर जो 14 केजी वाला मैं बताऊं, उसका रेट था 1241 रुपए, आज उसका रेट है 728 रुपए। आप मुझे बताइए महंगाई बढ़ी है या महंगाई घटी है? आज मैं बात करूं आपसे, आज आलू मिलता है 10 रुपए किलो, प्याज मिलती है 30 रुपए किलो, टमाटर मिलता है 20 रुपए किलो। आज हर चीज में महंगाई कम हुई है शुभेंदु जी, लेकिन इसके बावजूद ईमानदारी से बोला करो भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला, बोलो, दर्शक सुन मैं रहे हैं आपके आपको। 1200 का रेट कब हो गया? अरे आप अपने नंबर पे बोलना लिख लीजिए, कैसी बातें करते हो आप? ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी सर। ठीक है, एक करके, ठीक है। दूसरा देखिए मैं बताना चाहूंगा शुभेंदु जी, जल्दी से सर, जल्दी से। भारत सरकार ने गरीब लोगों के लिए, क्योंकि शुभेंदु जी हम कहीं ना कहीं यह भी देखें कि भारत सरकार जो जिस मद में जो पैसा आना था, एक तो मैं आपको बताया कि वो नहीं आ पाया, दूसरा भारत सरकार जो पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्स ले भी रही है, जितना भारत सरकार ले रही है उतनी राज्य सरकार भी ले रही है, तो इसमें तो दोनों को बराबर का हिस्सा मिल रहा है। लेकिन भारत सरकार उस टैक्स के बदले में क्या कर रही है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आप मुझे 30 सेकंड। नहीं सर ठीक है, मैं सर ठीक है, मैं मेरे को थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। मोहित जी से मैं जरा जल्दी से रिएक्शन लेता हूँ, दर्शन जी आपके पास भी आता हूँ। मोहित जी, अब इसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि जो टैक्स है उसमें कटौती करके सरकार के पास एक ऑल्टरनेट ऑप्शन यही है कि बढ़ती कीमतों को नियंत्रित कर सके, इसके अलावा कोई और दूसरा विकल्प? शुभेंदु जी, आपको मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, बताइए। हाँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल पर जोड़ने के लिए। मैं सभी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को सुन रहा था, नेहरा जी, खालिद जी और योगेश जी की, बट मैं कहीं ना कहीं अपनी जो राय, व्यक्तिगत राय जो देना चाहूंगा, इसके पीछे ये है कि मैं ये नहीं समझ पा रहा कि चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट हो, बीजेपी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन को बहुत प्रमोट कर रही है। जैसा योगेश जी ने भी कहा था कि पहले पेट्रोल का प्राइस बहुत कम था, जैसा 47 रुपए 12 पैसे पहले क्रूड ऑयल का प्राइस था 2014 में, और उसके ऊपर मात्र सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए 39 पैसे ली जाती थी और स्टेट टैक्स 11 रुपए 9 पैसे लेता था। डीलर का 2 रुपए कमीशन था, जो जाके प्राइस का पेट्रोल 71 रुपए रहता था। जबकि अब जब देखा जाए तो सरकार का जो इंपोर्ट क्रूड ऑयल प्राइस है उसका प्राइस कम हो गया है, 31 रुपए 82 पैसा हो गया है, और जबकि जो 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी थी वो 32 रुपए हो गई है, और जो स्टेट टैक्स 11 रुपए था वो 20 रुपए हो गया है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्यों है कि सरकार एक गरीब व्यक्ति की जेब पर भी टैक्स की बाहर डाल के, एक इनडायरेक्ट टैक्स को डालकर उसको और कहीं ना कहीं गरीब कर रही है। जैसा अभी मेरे साथ मेरे जो पैनलिस्ट में है बीजेपी की स्पोक पर्सन, उन्होंने कहा कि टोमेटो का, पोटैटो का प्राइस बहुत कम है। सर आप ये बताइए, अगर आज क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल का दाम बढ़ेगा तो आपको नहीं लगता ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, और जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो उनके ऑटोमेटिकली प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और आप कहते हैं कि आप तुलना नहीं करते, आपने तो अपने भाषण में स्टार्टिंग में ही आपने तुलना से शुरुआत की कि खुदरा महंगाई दर इतनी थी और अब इतनी हो गई है। तो सर ये कहीं ना कहीं जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, जब इंटरनेशनल लेवल पे पर बैरल के हिसाब से कम हो रहे हैं, और यहां पर सरकार जानबूझकर एक्साइज ड्यूटी का भार एक गरीब व्यक्ति के ऊपर, हर तबके के व्यक्ति के ऊपर डालकर उसको महंगा कर रही है, जो कहीं ना कहीं गरीब व्यक्ति को और गरीब करता है और अमीर व्यक्ति को और अमीर। क्या उसमें कटौती करके नियंत्रित किया जा सकता है इन दामों को? एक्सपर्ट होने के नाते कि सरकार को प्राइवेटाइजेशन को रोककर टैक्सेस को कम करना चाहिए। जी ठीक है, यानी कि टैक्सेस को कम करना चाहिए। मैं इस पर जवाब लूंगा विजेंद्र जी आपसे, लेकिन दर्शन जी
हर चीज से किसान भी प्रभावित हैं और बढ़ती महंगाई और किसान तो बार बार यही कह रहे हैं कि हमारी आमदनी उतनी होती नहीं है, नुकसान उतना ज्यादा हो जाता है और खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर सरकार से मांग। जी सुबंधु जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। विजेंद्र जी ने जो बात कही मुझे बड़ी अजीब सी लगी कि उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के शासन में गाना बनता था कि महंगाई डायन खाए जात है और मेरे सैया तो बहुत ही कमात है। लेकिन मैं कल परसों एक टीवी देख रहा था चैनल, उसके ऊपर दिखा रहा था कि देश के अंदर आज देशभक्त महंगे तेल को खरीदेगा और देश की तरक्की में सहयोग देगा। ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है पूरे के पूरे हिंदुस्तान में कि कितनी भी महंगाई बढ़ा दो, उनको अंधा बनाए रखो पब्लिक को। दूसरी बात इन्होंने कही कि कांग्रेस के टाइम में महंगाई दर इतनी थी, हमारे टाइम में महंगाई दर इतनी है। काफी चिकनी चुपड़ी सी बातें लगी मुझे। उसके ऊपर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि महाभारत में जब भीष्म पितामह जी सैया पर सो रहे होते हैं, लेटे होते हैं, तो उनसे एक बात पूछते हैं अर्जुन, तो उनको वो जवाब देते हैं और वो कहते हैं कि पुत्र, जो राजा अपने पुराने राजा को, जिससे उसने सत्ता हासिल की है, उसको अगर वो दोष देता है किसी भी प्रकार से, तो उससे निकम्मा और घटिया राजा कभी भी नहीं हो सकता। ये बात भी मैंने वहां पर देखी थी और आज ये यथार्थ भी हो रही है। इसके अलावा डिबेट का स्तर खराब, मेरे तो शब्द बिल्कुल सही है। मैं आपको अगर मिर्ची लगी है विजेंद्र जी तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मेरे शब्द गलत नहीं है। मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ। एक चीज ये सवाल, आपने नैरेटिव बना रखा है, पूरे देश में आपने नैरेटिव बना रखा है। अगर आप तुलना कर रहे हैं, नहीं चाहते किसी कर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कोई भी बोलता है तो आप उसको देशद्रोही साबित कर देते हो। और क्यों नहीं उसके मुताबिक, क्योंकि पार्टी पैनलिस्ट भी बार बार यही सवाल उठा रहे हैं कि पहले बाजार, ठीक है सर, पहले तेल की कीमतें क्या थी, आज क्या है। ये सरकार को इस पर विचार तो करना होगा ना। टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? ठीक रखिए ना भाई, शब्दों का चयन ठीक ये कौन सा तरीका है? शब्दों का चयन ठीक करना पड़ेगा। लोकोक्तियों को भी शब्दों का चयन ठीक करना पड़ेगा। ये एक ऐतिहासिक बिल्कुल शब्दों का चयन ठीक किया है। क्या मैंने कोई गलत उदाहरण दिया है? भीष्म पितामह ने ये बात कही थी, आप आज भी उठाकर देख लीजिए, शास्त्रों को पढ़िए। आप तो खूब धर्म के जानकार हो। धर्म और हिंदू और मुस्लिम धर्म, मंदिर, मस्जिद, इस चक्कर में फंसाकर पूरे पब्लिक को बर्बाद कर देते हैं। और ऊपर से आप बोलने भी नहीं देते किसी को। लेकिन गलत भाषा ये क्या तरीका करने का अधिकार नहीं है। चलिए ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। तो क्या छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद बात इस बात पर कि आखिर राज्य सरकारों के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो टैक्स में कटौती कर सकती हैं। केंद्र सरकार को भी इस पर विचार करना होगा और क्या वाकई में अब नियंत्रित करने के लिए पेट्रोल और डीजल के दामों को सरकार इसको अपने हाथों में लेगी। ये कोशिश क्या हो सकती है, क्या ये बड़ा कदम उठाया जा सकता है, लेकिन कैसे, बड़ा सवाल यही। और इसी को लेकर और बढ़ती महंगाई को लेकर के बात सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। मैं जरा जल्दी से आगे बढ़ता हूं और योगेश कौशिक जी, अब इस बात को लेकर के चर्चा है कि अब सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की सरकार, विपक्ष में जब कोई भी होता है तो ये कहा जाता है कि हम महंगाई कम कर देंगे। सत्ता में आने के बाद शायद वो फॉर्मूला उनसे गुम हो जाता है या उस पर काम नहीं होता है। नहीं, मैं इससे सहमत हूं। मतलब कांग्रेस के टाइम पे भी, वीरेंद्र जी को खुशी होगी जो मैं बोलने जा रहा हूं कि कांग्रेस के टाइम पे भी, इंदिरा जी के समय पे भी कहा जाता था, फिर आगे भी कहा गया, हर बार कहा गया, ये सच बात है। महंगाई बढ़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका भी एक है, मेरे हिसाब से मोहित भाई बैठे हैं, वो जानते हैं इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से कई चीजें बढ़ती हैं। मैं सहमत हूं उन चीजों से, लेकिन मैं एक चीज से और भी सहमत हूं, जो बीजेपी हिडन बात करती है वो उन्हें पॉलिटिकली नहीं करनी चाहिए। अब मैं 2-3 चीज स्टेप्स को अलग अलग कर देता हूं ताकि सबकी समझ में आ जाए। पहला स्टेप होता है, चुनाव से पहले मैं मंच से झूठ बोलूंगा क्योंकि मुझे एक बार सीट चाहिए। मैं कोई भी पार्टी हो तो वो झूठ बोलती है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, बोल दी। आप आके बैठ गए, पर आके बैठने के बाद आपका कोई ब्लूप्रिंट भी होगा, आपके पास कोई ना कोई अपना एजेंडा भी होगा। अब वो एजेंडा पिछले 5 साल में या उससे पहले भी मोदी जी ने स्पष्ट किया था। मैं जनता की गलती मानता हूं, जनता ने फिर भी चुना है तो वो तो ऐसा ही करेंगे। मोदी जी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर कट था कि प्राइवेट हाथों में मुझे देश को देना है।
मतलब मैं 10 लोगों के हाथ में पूरे देश को दूंगा और वहां से जो पैसा आएगा उस हिसाब से मैं देश चलाऊंगा। तो ये लोगों की समझ में नहीं आ रही, तो मोदी जी की गलती थोड़ा है, फिर वो दोबारा से वोट देते हैं। अब मैं पॉलिटिकल बात भी करता हूं थोड़ी सी, क्योंकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हूं, तो पॉलिटिकली उनको ये अच्छे तरीके से मालूम है कि ये तेल 200 रुपए लीटर भी हो जाएगा तो भी मैंने राम नाम की एक अफीम चटा रखी है लोगों को, मुझे वोट मिल जाएगा। तो उस पॉलिटिकली उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा। अभी पूरी बात सुन लेना मेरी। अब पॉलिटिकली उनको नुकसान नहीं है तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है। अब मैं बता रहा हूं कि क्या कहानी है जो लोग छिपा लेते हैं। मैं सीधा सीधा एक सवाल करता हूं कि 2014 में कितने रिलायंस के पेट्रोल पंप चल रहे थे और आज रिलायंस के कितने पेट्रोल पंप चल रहे हैं। रीजन इज वेरी क्लियर। उस टाइम पे कांग्रेस के वक्त में सब्सिडी दी जाती थी, इसलिए जो गवर्नमेंट सेक्टर थे उनके तेल सस्ते पड़ते थे और उनकी गैस सस्ती पड़ती थी, और प्राइवेट सेक्टर जो थे वो अपना तेल या गैस जो है एक्सपोर्ट किया करते थे। आज भी वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और हिंदुस्तान में भी कई जगह तो आप ये बोर्ड देखेंगे कि रिलायंस के यहां पे कि हमारे यहां का तेल जो सरकारी कंपनियां हैं उनसे 1 रुपए सस्ता। अभी एक और है, एसआर की भी कंपनी चालू हो गई है, उनका भी पेट्रोल पंप था पटौदी रोड पे, आप देख सकते हो गुड़गांव में, वो भी चालू हो गया है। मींस भाई कि आपने उनको इतना पैसा, उनको ओवरफ्लो कर दिया है उनके रेट को कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, रादर दे आर हैप्पी। तो अब मैं इनको बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा, मैं बीजेपी से सहमत हूं। आप सरेआम मंच पे खड़े होकर कहिए कि हमारी पॉलिसी क्लियर कट ये है, हमें आम जनता से कोई लेना देना नहीं है, आम जनता का ध्यान रखेंगे, हमारे 10 जो है उद्योगपति, और हम उन उद्योगपतियों का ख्याल रखेंगे उनको कैसे प्रमोट करें। जनता को उनमें से एक स्टेप देखना पड़ेगा कि किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। ठीक है विजेंद्र जी। कांग्रेस के दोनों प्रवक्ताओं को जवाब देता हूं मैं। नहीं सर, देखिए मैं बता इस तरीके से नहीं सर, विजेंद्र जी इस तरीके से। ये अच्छा राजनीतिक विश्लेषक है, अच्छा कोई बात नहीं। आप ना अनपढ़ आदमी हैं, आपको पढ़ना नहीं आती, आपकी दिक्कत नहीं है। पर्सनल इस तरीके से सब ये कह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ, मेरे नाम के नीचे अगर इनको समझ में नहीं है, मैंने अगर आंकड़े गलत बोले आप उसको बात को काटिएगा। विजेंद्र जी इस बात के लिए मैं आपको भी कह रहा हूँ, और योगेश कौशिक जी, कोई बात गलत बोली, पर्सनल टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। देखिए जनता देख रही है, बस प्लीज पर्सनल टिप्पणी नहीं। सुनिए कौशिक जी, आप कितने पढ़े लिखे हैं? अभी यहाँ पे जैन साहब सीए बैठे हैं, उन्होंने 10% बताई थी एक्साइज और आप 3% बता रहे थे। कितने पढ़े लिखे पता चल गया आपको। और दूसरा जो आपकी भाषा है ना वो कांग्रेस की भाषा होती है। सर शब्दों का चयन, योगेश कौशिक जी प्लीज पर्सनल कमेंट नहीं। विजेंद्र जी मैं आपसे भी कह रहा हूँ एक बार फिर से, पर्सनल कमेंट नहीं। जो झूठ बोलनी है सारी बोलिए। 1200 रुपए का सिलेंडर आपने बोला कभी बिका है हिंदुस्तान में? 1200 रुपए का गैस सिलेंडर आज तक हिंदुस्तान में बिका है, जो आपने सरेआम झूठ बोल दिया है। अरे आप देखिए ऑनलाइन चेक करिए, 1200 रुपए का बताओ कब बिका है? मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको 2014। अरे तो वो दिखा दो ना, आपके सामने कैमरा दिखा दो, हमें भी सर्च करिए, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। हाँ दिखा दो, जनता को भी दिखा दो, जनता ने तो खरीदा होगा। मत बैठिए आप, झूठ के ठेकेदार मत बनिए, जनता को गलत बता रहे हैं आप। अरे आप दिखा दो ना जनता को, 1200 रुपए का बिक चुका है, 2500 का बेचेंगे और आप खरीदोगे। अरे कांग्रेसी प्रवक्ता है ना अपनी बात रखने के लिए, राजनीतिक विश्लेषक के तौर में अब बैठिए सुनिए। मैं हकीकत बयान करूंगा, आपको मिर्ची लगेगी तो लगेगी। ठीक है, एक मिनट जरा, मैं ठीक है एक करके सर, एक करके, इस तरीके से नहीं। एक तो पर्सनल कमेंट बिल्कुल भी नहीं सर। मैं विजेंद्र जी आपसे भी दरख्वास्त करता हूं और योगेश कौशिक जी आपसे भी करता हूं, पर्सनल कमेंट बिल्कुल भी नहीं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मैं विजेंद्र जी जवाब लूंगा आपसे, मैं जवाब लूंगा। मैं मोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मोहित जी बताइए जल्दी से। अरे सुवेंदु जी मेरी बात तो मैं बिल्कुल विजेंद्र जी मैं वापस लौटता हूं सर। मैं एक आम जनता होने के नाते, हम पॉलिटिकल पार्टीज के भी स्पोक पर्सन्स बैठे हैं, सब जनता टीवी भी देख रही है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, ये बात ठीक है कि बीजेपी गवर्नमेंट की अपनी अलग फिलॉसफी है एक देश को चलाने की, कांग्रेस की शायद एक अलग रही होगी फिलॉसफी चलाने की। आप मुझे ये बताइए 2014 में जब कांग्रेस सरकार गई और बीजेपी सरकार आई, एक नया अध्याय भारतीय राजनीति में शुरू हुआ। आपने एलपीजी में सरकार ने क्या कहा था? मैं एक कॉमन पीपल होने के नाते पूछ रहा हूं, ना कि मैं बीजेपी को टारगेट कर रहा हूं, ना ही मैं कांग्रेस को कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपके किए हुए नतीजों का परिणाम बता रहा हूं कि आपने कहा कि एलपीजी जो होगी हम आपको 700 रुपए का सिलेंडर देंगे, जिसमें 250 रुपए आपके अकाउंट में आएगा। आपने लोगों को जनधन योजना के थ्रू अकाउंट से जोड़ा, आधार कार्ड से सारी स्कीम्स जोड़ी, बिल्कुल ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है। आप मुझे ये बताइए सरकार ने क्या किया? आज मान लीजिए आपसे सिलेंडर लेने आपके घर में सिलेंडर वाला आता था सिलेंडर देने के लिए, आप उसको सिलेंडर देते थे, ठीक, सिलेंडर लेते थे, पैसे देते थे, आपके माइंड में एक मेकअप कर देता कि सिलेंडर वाला आएगा आपको 750 रुपए देने हैं, और आप अकाउंट में पीछे से 250 रुपए डालते थे जो उसको 500 रुपए का सिलेंडर पड़ता था। आज मुझे ये बताइए कि जो पर्सन गरीब है,
जिसको 750 तो आपने तैयार कर दिया देने के लिए, उसकी सब्सिडी मात्र 7 रुपए अकाउंट में आती है। क्या वो महंगाई नहीं है? क्या वो इनडायरेक्टली जनता की जेब पर जब दबाव नहीं है? आप सोचिए सर कि क्या एक आपने बिल्कुल एलपीजी को प्रमोट किया, कहीं ना कहीं आपने कहा कि एलपीजी ठीक है, बढ़िया है, एलपीजी को प्रमोट करते हैं आप। मैं जरा जल्दी से ठीक है मोहित, आपने अपनी बात रखी, आपने सवाल किया, जरा जवाब ले लेते हैं और उसके बाद में खालिद जी आपके पास भी आता हूं। बाकी कहीं ना कहीं ठीक है सर एक मिनट सर, शुभेंदु जी एक मिनट, कहीं ना कहीं वो महंगाई का कारण बनी जो बढ़ी। ऐसे ही सर देखिए, हम आप अपने एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है, सब्सिडी तो बाद में आएगी ना, लेकिन पहले तो चुकाने पड़ रहे हैं पैसे। नहीं है, वही तो बड़ा सवाल है विजेंद्र जी, किसान है जो 700 से लेकर के 900 रुपए तक का जो पैसा है वो पहले तो देना पड़ेगा ना। हमारे पास 54% पब्लिक ऐसी जो मिडिल बाद मैन में है, सब्सिडी आएगी वो दूसरी बात है, लेकिन पहले तो चुकाना पड़ेगा ना वो पैसा। उनके बारे में सोचना पड़ेगा, पार्टी से उठ के। विजेंद्र जी जवाब जल्दी से जवाब, फिर मैं खालिद जी आपके पास। चूल्हा कैसा चलेगा, उनके घर तक आलू प्याज टमाटर कैसे पहुंचेगा, ठीक है, ये आज बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर इतना प्राइस अगर बढ़ गया और सरकार ने अपना टैक्स कम नहीं किया तो ये वो दिन भी दूर नहीं होगा जब प्राइस ऐसे गोल्ड का प्राइस ऐसे बढ़ रहा है इतना दिन प्रतिदिन, वैसे प्राइस पेट्रोल का भी 150 रुपए हो जाएगा। और वो दिन आ जाएगा कि जब जनता बेरोजगार हो जाएगी और गरीबी दर जिसको मोदी सरकार से कोई भी सरकार कम करने में लगेगी, विजेंद्र जी जवाब के जो 1947 में आजाद हुए जैसी गरीबी थी वैसी गरीबी मिलेगी। मोहित जी ठीक है, विजेंद्र जी देखिए शुभेंदु जी, मैं बताना चाहूंगा इनको कि सारी सब्सिडी ऑनलाइन अकाउंट में ही आती है और अकेले हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 1000 करोड़ रुपए सालाना इस चीज से बचाया जो भ्रष्टाचार के रूप में जा रहा था। ऑनलाइन पेमेंट और ऑनलाइन सब्सिडी जो आ रही है सबके खाते में, चाहे वो किसान के खाते में हो चाहे वो लाभार्थी पेंशन के रूप में खाते में हो। दूसरा, जो भ्रष्टाचार में शुभेंदु जी पहले पैसा जा रहा था वो सरकारी योजनाओं में पैसा लग रहा है। आज की डेट में भ्रष्टाचार बंद हुआ है। पहले जो वडेरा और जीजाजी के नाम से जो टैक्स लगता था वो आज विकास के नाम पे पैसा खर्च हो रहा है। भारत सरकार ने गरीब लोगों को, शुभेंदु जी अगर मैं बात करूं तो 8 करोड़ लोगों को तो उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो गैस सिलेंडर देने का काम किया उससे उनके जीवन में सुधार हुआ है। लेकिन पैसा कहां से आएगा? तो थी ना अच्छे दिन लाने की, ये अच्छे दिन थोड़ी है, ये कैसे अच्छे दिन है? आम लोग यही पूछ रहे हैं। अरे सुनिए शुभेंदु जी, मोहित जी ठीक है, अरे तो कहिए आप क्या बीच में बोल रहे हैं? किसको बुला लिया आपने? किसको बुला लिया आपने? देखिए या कोई तरीका थोड़ी है बीच में बोलने का। मोहित जैन जी ठीक है, आपने अपनी बात रख ली है, ठीक है, एक एक करके अपनी बात। हाँ तो मैं अपनी बात रखा हूँ ना, बीच में ही बोले जा रहे हैं, पता नहीं किसको बुलाया आपने। दूसरा, आयुष्मान भारत योजना के तहत विजेंद्र जी इस तरीके से देश के दो करीब नहीं, विजेंद्र जी प्लीज इस तरीके से बताइए मोहित जी। 2 करोड़ गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ बीमा देने का काम इस सरकार ने किया है। उससे गरीब लोगों का कितना भला हुआ है। करोड़ों लोगों को मुफ्त में घर बना के सरकार ने दिए हैं। और पीएम सम्मान निधि के तौर पे जो किसानों को पैसा दिया है शुभेंदु जी, उसमें 75,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष देश के लगभग 5 करोड़ किसानों को ये सरकार पैसा देने का काम कर रही है। और किसानों के लिए शुभेंदु जी आप देखिए, डीजल पेट्रोल की अगर मैं बात करूं के नाम से जरा जल्दी से रिएक्शन लेता हूं। ठीक है सर, विजेंद्र जी आपने अपना पॉइंट रखा है, आपने अपना पॉइंट रखा है, मैं वापस आता हूं। किसानों के लिए सरकार खालिद जी उसके बाद में शुभेंद्र जी आपके पास। आप बताइए कितनी बड़ी बात है। ठीक है विजेंद्र जी, मैं आपसे जवाब दूंगा। ठीक है, ये जो इस वक्त जो भी इस देश का कोई भी व्यक्ति, चाहे जैन साहब हो, चाहे कौशिक साहब हो और चाहे ढांडा साहब, बांझा साहब हो, ये कोई भी व्यक्ति महंगाई से संबंधित कोई आपसे सवाल करेगा बीजेपी और बीजेपी से जुड़े लोगों से, तो उनको या तो कांग्रेस का प्रवक्ता लगेगा या वो देशद्रोही लगेगा। इस देश में पहली बार, एक सेकंड, इस देश में पहली बार कृषि पे टैक्स। अरे भाई ऐसा नहीं, आपके पास विषय में अरे भैया एक तरफा नहीं चलेगा। अरे सुनो, ऐसा नहीं नेहरा जी, ऐसा नहीं होगा। आप एक तरफ आप अपना भूख बुझाते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं भैया, आप किसी के लिए ऐसा बोलेंगे कि उसको किसने बुला लिया, आपको किसने। अरे सुनो मेरे भाई, अगर आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार सही है तो आपको लगता है खराब क्यों बदतमीजी से बात करेंगे? ये तरीका नहीं है। आपके टाइम में महंगाई, आप जवाब दीजिए मेरा। 8% महंगाई क्यों थी आपके टाइम में? देश में पहली बार कांग्रेसी प्रवक्ता के नाते जब भाई जीएसटी लागू किया, जवाब दें। आप बताइए 8% महंगाई क्यों थी आपके टाइम में? क्यों नहीं लाई सरकार? इस देश के इतना सरकार है, क्यों नहीं लेके आई? शराब पर क्यों नहीं लेके आई? 6.5% की जीडीपी क्यों थी? जवाब दीजिए। आप बताइए महंगाई आपके टाइम में ज्यादा बदतमीजी नहीं चलेगी। आप जवाब दीजिए ना, 8% क्यों थी महंगाई आपके समय में? क्यों थी महंगाई? जवाब दीजिए इस चीज को। आप बताइए ना, आप जीडीपी के बताइए ना, जीडीपी 6.5% क्यों थी आपके समय पे? आंकड़े अपनी जेब में रखिए और दुनिया को सुनाइए, ये कोई मानेगा नहीं। अरे आप बताइए ना, जवाब दीजिए सवाल का। मानेगा अपनी आंकड़े रखिए सारे।
ठीक है सर, ठीक है। कोरोना काल की बात करते हैं बार-बार में। विजेंद्र जी ठीक है, विजेंद्र जी और खालिद जी ठीक है, ठीक है सर, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। सुखबीर तंवर जी, सुखबीर तंवर जी, सुखबीर तंवर जी। कॉमन व्यक्ति आपको कांग्रेस का प्रवक्ता है जो भाजपा सवाल सर, करता है, ठीक ये है, तरीका ठीक ठीक नहीं है। है। शुभेंदु जी, हाँ। जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जहां तक देश में डीजल के दाम बढ़ने की बात है, निसंदेह जो किसान है वो डीजल के बढ़ते दामों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। उसका कारण मैं बता दूं, किसान के उत्पादन का मूल्य उतना नहीं बढ़ता। मान लीजिए कोई ट्रांसपोर्ट में है, वो तो अपने फ्रेट बढ़ा लेगा, लेकिन किसान के उत्पादन का मूल्य उतना नहीं बढ़ पाता, इसलिए किसान सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। दूसरी बात यह है, जो एलपीजी के विषय में जो इन्होंने 10 रुपए के आसपास सब्सिडी कर दी थी, जो 250 रुपए के आसपास थी जब इस देश को बरगलाया, आखिर विजेंद्र नेहरा जी को इतनी मिर्ची क्यों लग जाती है? सच्चाई ये है, आपने सब्सिडी के नाम पे इस देश को लूटा है। इस बात को स्वीकार करो। क्या आपने सब्सिडी को समाप्त नहीं किया? किस प्रकार की बहस करते हो? और हर आदमी को धमकाएंगे आप? अपने ये जो सरकार का वो है ना आपका, उसको अपनी जेब में रखा करो। नहीं सर, ये नहीं आप हर आदमी को आप उन चीजों को छोड़ दीजिए, पॉइंट पर रहिए सुखबीर जी, पॉइंट पर रहिए, पॉइंट पर रहिए। क्या बेकार की बात करते हैं? और विजेंद्र जी, विजेंद्र नेहरा जी झूठे हो, आपका प्रधानमंत्री झूठा, अनेक बार झूठी सी दोषी दे रहे हो, आप झूठे, आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस देश और प्रदेश को बदलाने का काम कर रहे हैं आप, और ऊपर से झूठ बोलते हैं और लोगों को हटाते नहीं है। ओम प्रकाश चौटाला वहां झूठा, अरे आपसे आपके प्रधानमंत्री झूठा कोई नहीं है सर। ये इस तरीके से डिबेट नहीं चल सकती है, बड़ा मुश्किल होता है सर। आम लोग देख रहे हैं, जनता देखती है, और ये जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है ना सर, प्लीज इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं। किसानों के किसानों पे किसानों के जो किसानों के कनेरा कांड में किसानों पर गोली चलाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप कनेरा कांड में किसानों पर गोली चलाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं आपके चैनल पे। आपकी सरकार झूठी है, सब कुछ झूठ है, और ये देश और प्रदेश सब देख रहे हैं, और झूठ का सबक आप पूछ रहे हैं। अब गुंडागर्दी का समय गया, कंपनियों का चलिए ठीक है, हम तो विनम्रता से सवाल कर रहे हैं, इसका जवाब दर्शन ढाला जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी जरा सुनिए। दर्शन ढाला जी कुछ कह रहे हैं, एक मिनट जरा, ठीक है। विजेंद्र नेहरा जी, विजेंद्र नेहरा जी और सुखबीर तंवर, ठीक है, मैं मोहित एक मिनट में आता हूँ। दर्शन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, दर्शन जी। शुभेंदु जी 20 साल से शासन में नहीं आ रहे, उनकी जमानत जब्त हुई है, इसलिए नहीं ठीक है सर, ठीक है, छोड़ दीजिए आप ये सर पर्सनल नहीं, नहीं पर्सनल कमेंट बिल्कुल भी नहीं सर। और सुखबीर जी प्लीज, आम जनता देख रही है सर, प्लीज इस तरीके से नहीं, बीच में बोल पड़ते नहीं, चाहे कोई बोल रहा सुखबीर तंवर जी और विजेंद्र नेहरा जी रोक रहे हैं। प्लीज पर्सनल कमेंट नहीं। दर्शन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, दर्शन सबके जी बीच ठीक है, में बोलकर ये एक मिनट जरा देश को एक तरह से खराब दर्शन करने का ढाला जी। काम कर रहे हैं, और जनता तो आज देख रही है इनको। दर्शन जी का आवाज थोड़ा सा तेज करिए। देख रही है विजेंद्र जी, ऐसा अच्छी बात नहीं है। जब आपके बीच में कोई नहीं बोलता तो आपको भी नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए विजेंद्र जी। देखिए आप जनता के सामने हैं शुभेंद्र, तो मेरी प्रार्थना है कृपा करके शांत रहा करो, शांति से सुना करो और शांति से जवाब दिया करो। ठीक है, मोहित कुछ कहना चाह दूसरी रहे हैं, बात बताइए ये मोहित शुभेंदु जी, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ बताइए जल्दी से मोहित एक मिनट। दर्शन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, दर्शन जी बताइए जल्दी से। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज मैं सर इतनी सी बात कहना चाहूंगा, जो सरकार के दाम पेट्रोल जिस प्रकार से पहले बढ़ रहे हैं, पहली बात तो जो कंपनी को प्राइवेटाइज किया था, और ये जनता को जवाब मोहित एक मिनट मैं वापस लौटता हूँ। दर्शन जी कुछ कह रहे हैं, सुनिए, और बढ़ने लग रहा है जी। दर्शन जी बताइए। तो किसानों के ऊपर जिस प्रकार से महंगाई की मार पड़ रही है, डीजल की मार पड़ रही है, और तरह तरह से ये दमनकारी नीति बनाने के लिए ये 3 कानून लेकर आए, तो ये महंगाई को रोकने के लिए कोई कानून क्यों नहीं लेके आते प्राइवेट हाथों से? जो थोड़ी देर पहले कहा था ना इन्होंने कि कांग्रेस ने बनाया था, प्राइवेट हाथों में ये दे दिया था, उनको टैक्स लगाने की छूट दे दी थी, तो इनको क्यों नहीं ये टैक्स रोक देते कोई ऐसा कानून बनाकर? क्यों? क्योंकि ऊपर बिग बॉस बैठा है, बॉस के बस की बात नहीं है। जनता सब समझती है और जनता आपको इस बात का जवाब देगी है सर, इंतजार इसी बातों से आपका होता है। जवाब देगी कि जिंदगी में याद ठीक है दर्शन, ठीक है खालिद जी। मोहित कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से। मैं विजेंद्र जी आता हूं सर,
विजेंद्र जी एक मिनट जरा रुको सर। यस शुभेंदु जी कुछ कहना चाह रहे मैं हैं। अब मेरा सवाल ये के माध्यम से चाहे वो किसी मोहित, एक सवाल ये भी है प्रवक्ता कि हूं, जीएसटी के दायरे के अंदर क्यों नहीं लाया जाता, आखिर क्यों इस पर कोई भी सरकार बैकस्टेप ले लेती है। सरकार ने 2014 में आते ही प्राइवेटाइजेशन दिया था, निजीकरण कर दिया था, जितनी तेल कंपनियां थी उनका भंडारण और जो भी था वो निजीकरण कर दिया था। आज सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए, अपनी पॉलिसीज बना के उनके ऊपर कंट्रोल प्राइस, चेक प्राइस लगाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो कम हो। दूसरी बात, सरकार कहती है कि हम टैक्स लगाते हैं भलाई के लिए, हम टैक्स लगाते हैं उसका पैसा यूज करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार भलाई के लिए टैक्स ना लगाए, प्राइस कम करके लोगों की भलाई करते सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उससे ना तो महंगाई बढ़ेगी। दूसरी बात, जो सरकार इनडायरेक्टली टैक्स ले रही है किसी और के नाम पे करके, चाहे एक्साइज ड्यूटी, स्टेट गवर्नमेंट जो भी ले रही है, वो सब कम किया जाए। और कम करने से क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्राइस कम हो रहा है, आपका जब प्राइस कम होगा तो बाजार में प्राइस भी कम जाएगा। तीसरी बात, आपके धर्मेंद्र प्रधान भारत पेट्रोलियम मंत्री, वित्त मंत्री जी को कहते हैं कि अब टाइम आ गया, वक्त आ गया कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, एलपीजी को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। तो क्यों नहीं लाते वित्त मंत्री जी, क्यों नहीं लाती मैडम आप? मैं यही कहूंगा कि वित्त मंत्री जी आप इतनी बात सुनिए, अगर महंगाई को खत्म करना है, कम करना है, तो आप जो भी पेट्रोल प्रोडक्ट है, चाहे वो डीजल है, चाहे वो एलपीजी है, चाहे कुछ भी है, उसके ऊपर आप जीएसटी लगाइए। जब वन नेशन वन टैक्स की आपने बात करी थी, जो इतना आपका चल भी रहा है सब है, तो जीएसटी को जो आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उठा के अलग रख दिए थे, तो क्यों नहीं, तो सबसे ज्यादा जीएसटी प्रदेश में शासन आपका है, वही वक्त है जिसमें आप अपने जीएसटी को लगा सकते हैं। और विजेंद्र जीएसटी जी जरा जल्दी से जवाब। ठीक है, आपने अपनी बात रख ली है, प्राइस कम हो। ठीक है मोहित, ठीक है विजेंद्र जी जवाब जल्दी से। शुभेंदु जी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से जीएसटी के दायरे में लाने की जो बात की है पेट्रोल डीजल को, भारत सरकार ने, मैं आपके चैनल पर बैठ के कह रहा हूँ, भारत सरकार ने शुभेंदु जी प्रयास किया है इस बारे में भी, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए, लेकिन राज्य सरकारों ने इसका भारी विरोध किया था, उसको नहीं होने दिया। लेकिन इसके बाद भी भारत सरकार नियमित रूप से इस चीज के लिए भारत सरकार का आग्रह था राज्यों से कि इसको जीएसटी को दायरे में पेट्रोल डीजल को लाया जाए, लेकिन राज्यों के विरोध के कारण ये संभव नहीं हो पाया इसके लिए। और दूसरा जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, कहीं ना कहीं हमें इस चीज को समझना होगा शुभेंदु जी, क्योंकि कोरोना के एक वैश्विक महामारी के कारण जिस मद में जितना राजस्व आना था वो नहीं आ पाया, इसलिए सरकार को विकास और डेवलपमेंट के कामों के लिए इन सारी चीजों को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए जरूरी है कि सरकार को, जो सरकार का हिस्सा, अगर राज्य सरकारें कुछ कम करना चाहें तो तात्कालिक रूप से वो कर सकते हैं। राजस्थान में सबसे महंगा है, महाराष्ट्र में सबसे महंगा है, 36 और 33% वहां पे ले रहे हैं टैक्स, वो उनको कम करके जनता को राहत देनी चाहिए। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही है सर, निश्चित रूप से भारत सरकार भी देखिए वहां, अरे महाराष्ट्र में यहाँ 100 रुपए के करीब पहुंच चुका है, आप देखिए ना। तो इन लोगों को चाहिए कि तत्कालिक रूप से कांग्रेस को एग्जांपल देना चाहिए, राज्य सरकारों को भी इसमें अपना सहयोग देना होगा। ठीक है, हमने कम किया है। ठीक है, ठीक है, मैं मोहित आता हूँ। ठीक है सर, ठीक है मोहित आता हूँ मैं, रुकिए जरा। शुभेंदु जी, मैं एक बात राजेंद्र, एक बात मैं कहना चाहूंगा। आप ये बताइए कि क्या कोरोना सिर्फ भारत में आया था? कोरोना तो पूरी वैश्विक महामारी थी सर, कोरोना तो पूरे वर्ल्ड में फैला था। तो क्या इसका क्या ये सिर्फ भारत का ही दायित्व है कि उसके ऊपर टैक्स लगा के और महंगा किया जाए? अरे नेपाल में बहुत सस्ता मिल रहा है टैक्स पेट्रोल, आप देखिए श्रीलंका में और भी सस्ता मिल रहा है। क्या वहां कोरोना नहीं आया? वहां पर तो कोरोना आएगा, वो तो गवर्नमेंट नहीं कर रही वहां से निकालने के लिए। तो वैसे भी हमारा देश तो इतना सुप्रीम पावर बन गया है कि हम लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं यहाँ से, हम फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं, और मेरी जनता, मेरे खुद के प्रदेश की जनता, मेरे खुद के देश की जनता भूखी मर रही है। वो कहां तक सही है आप बताइए सर? क्या आप कर के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स लगा जाएंगे? ठीक है, टैक्स लगाना क्या सॉल्यूशन है? ठीक है, डेवलपमेंट के लिए बात है। ठीक है मोहित, ठीक है, आपने बात रख ली है। ठीक है, ठीक है, कोरोना से सबसे जल्दी भारत हो रहा है। ठीक है विजेंद्र जी, ठीक है, ठीक है योगेश जी, जल्दी से ठीक है मोहित, ठीक है, आपने अपनी बात रख ली है। ठीक है, मुद्दे की बात करिए सर। ठीक है मोहित, ठीक है। अब मेरी एक तो कहना है और एक मेरा सजेशन है। मैं कहना चाह रहा हूं बीजेपी के भाइयों से कि आज जो साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान तोड़ा है। आप 2014 में भी ऐसी, चलिए ठीक है, ठीक है, माफी के साथ सभी को रोकना चाहूंगा, माफी के साथ सभी को रोकना चाहूंगा, समय ज्यादा आज। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन पेट्रोल डीजल के दामों में जो आग लगी है, जो इजाफा हो रहा है, बहुत बड़ा सवाल इसको लेकर के बना हुआ है। और कार्यक्रम की शुरुआत में जो हमने आज आपके सामने सवाल रखा था, जरा एक बार फिर से आपको सबसे पहले वो सवाल दिखा देते हैं। और सवाल था ये कि तेल के बढ़ते दामों को रोकने के लिए क्या सरकार को दोबारा तेल की कीमतों के नियंत्रण को अपने हाथों में ले लेना चाहिए? हां और ना में इस पर आपको जवाब देना था। जरा आपके द्वारा इस सवाल का जवाब क्या दिया गया है वो भी आपको बताते हैं, दिखाते हैं आपको। 96% लोगों की तरफ से हां में इस पर जवाब दिया गया है, यानी कि नियंत्रण अब सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिए। और 4% लोगों की तरफ से ना में इस पर जवाब दिया गया। लेकिन बढ़ती महंगाई को कैसे सरकार
नियंत्रित करती है, अपने आप में बड़ा सवाल यही बना हुआ है। और सरकार की रणनीति इस पर क्या होगी? क्या जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर के आया जाएगा, या फिर इसको अपने अधीन लेकर के सरकार बढ़ती महंगाई से आम लोगों को राहत दिला पाएगी?